नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बहुत कुछ बदल दिया है। लोकसभा चुनाव का मौसम है और इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद जो तमाम जानकारियां एसबीआई के जरिए और फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए अपलोड हुई और सामने आई, उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है। और आज एसबीआई को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है, क्योंकि वो जो एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है उसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई थी, तो उसकी जानकारी भी 3 दिन के अंदर मांगी गई है। तो कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां अभी तक जो पब्लिक डोमेन में आई हैं और भी आनी बाकी है। लेकिन क्या इसका कोई असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार घिर गई और जो इंडिया है, विपक्ष है, उसको एक एज मिला है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, आज खंगालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी तो आ रही है, लेकिन कोई असर सरकार पर या फिर सत्ताधारी दल पर पड़ता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, उनकी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर वो भले ही देश की संसद से कानून पारित हों और अमेंडमेंट्स आए, संशोधन आए, लेकिन उसकी वैधता क्या है इसका आकलन वो करते रहे। तो सबसे पहले तो ये कि कितना असर होगा इसका, उसके आकलन से पहले सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में बधाई की पात्र है। और वो इसलिए है कि उसने एक ऐसे सिस्टम को खारिज किया है जो शायद आने वाले दिनों में पॉलिटिकल फंडिंग हमारे देश में जिस तरह से होती है उसकी पूरी की पूरी परिकल्पना को बदल देता। जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो इस बात से जुड़ जाती कि किसकी सरकारें हैं और किसकी नहीं, और जिनकी भी सरकारें होती उनको ज्यादा पैसे मिलते, जिनकी सरकार नहीं है उनको कम पैसे मिलते। और ये तो साबित हुआ है, वो साबित, क्योंकि जिस तरह से अभी तक हालांकि पूरी जानकारी तो नहीं आई है, जितनी आई है उससे ये साबित हो रहा है। मेरा मानना है कि सिद्धांत में तो ये साबित हो ही गया है। हाँ। अब डिटेल्स आनी बाकी है। तो उससे क्या होता है ये कि जो लोकतंत्र में, जमहूरियत में एक लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि हम और आप कंटेस्ट करें तो दोनों के पास बराबर की सुविधाएं हों, तब जाकर के हमारे मेरिट का परीक्षण होगा। मान लीजिए कि कोई 100 मीटर की रेस हो और 2 दौड़ने वाले हों, एक जो है वो 50 मीटर आगे से दौड़े, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ ना। आज की तारीख में पैसे जो है वो किस तरह से खर्चे जाते हैं चुनावों में, वो तो अपने आप में सबको पता है। तो ऐसे में कोई नया व्यक्ति शुरुआत नहीं कर सकता है राजनीति में, कोई नई पार्टी शुरुआत नहीं कर सकती है, और उसको पॉलिटिकल चंदे प्राप्त करने के लिए कंपनियों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और कंपनियां यूं ही नहीं देती है, वो व्यापार करने के लिए बाजार में है। इस मूल भावना को सुप्रीम कोर्ट ने टच किया और कहा कि ये जो मूल भावना है इसे हम राजनीति में घुसने नहीं देंगे। तो एक तो वो बधाई के पात्र है। साल 2018 से लेकर के साल 2024 के बीच लगातार कई बहस और उसके बाद इस निर्णय पर जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, यह अपने आप में समय बड़ा ही खास है। जो निर्णय का टाइमिंग है ये अपने आप में अजीब है। देखिए, कुछ चीजें आप तय करते हैं, कुछ प्रकृति तय करती है, और इसी वक्त इसको आना था। बहुत दिनों से टल रहा था, बीच बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात होती थी और ऐसा लगता था कि ये तमाम दूसरे मुद्दों की तरह, जैसे राजस्थान की बालू में सरस्वती नदी कहीं खो गई है, कुछ उसी प्रकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपने बताया, जो फैसला दिया है उसके अनुसार उन्हें बृहस्पतिवार तक ये बता देना है सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे के जरिए कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतल्लिक कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमने जो भी जानकारी थी सारी दे दी, क्योंकि अभी तक एसबीआई की ये कोशिश लग रही थी कि वो कुछ जानकारियां होल्ड करे, और इस बात को पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, बहुत सुनाया है, सीजीआई ने बहुत गुस्सा हो गए बिल्कुल कोर्ट के अंदर, और उन्होंने जो तरीके अपना रही थी एसबीआई, उन तरीकों पर क्वेश्चन किया। और अंत में जब वो फाइल करेंगे, एसबीआई के जो सबसे प्रमुख अधिकारी होंगे,
और कहेंगे कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो आप पाएंगे कि उस दिन सारी जानकारियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सामने आ गई। मतलब अभी तक जो अभी भी लग रहा है कि कुछ जानकारियां जो है वो छुपा रहा है, ताकि अब वो कैसे छुपा रहा है और क्यों छुपा रहा है उसकी बात है, लेकिन सीबीआई की तरह एसबीआई की दशा हो जाएगी। सीबीआई को जैसे फटकार लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक परसेप्शन में उसकी इमेज थोड़ी क्वेश्चनेबल है कि तुम सरकार के साथ रहते हो, जब कांग्रेस की सरकार थी तुम उसके साथ थे, आज भाजपा की सरकार है तुम इसके साथ हो। एसबीआई की वो दशा हो जाएगी। हमने कभी सोचा नहीं था, इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हें देने के लिए कहा गया था, ये बात सच थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो व्यवहार किया, जब जानकारियां उनको मुहैया कराने के लिए कही गई, सरकार ने कहा तो उन्हें करना था, लेकिन जब जानकारियां मुहैया कराने के लिए कही गई तो देखिए कितनी डांट डपट और फटकार लगाने के बाद आज एक ऐसी स्थिति पहुंची है जिसमें कि वो यूनिक नंबर बताएंगे, जिसके जरिए जो देनदार है और जो प्राप्त करता है उन दोनों के बीच आप लिंक स्टैब्लिश कर पाएंगे। ये लिंक स्टैब्लिश होगा तो उसका असर क्या चुनाव से जुड़ेगा, उस पे उसका लिंक हो पाएगा क्या, चुनाव का लिंक हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को कोई इससे क्या कोई परेशानी होगी, या फिर जो इंडिया गठबंधन बन के विपक्ष का खड़ा है क्या उसको कोई फायदा होगा, मतलब क्या लगता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए ये जो दौर इस वक्त चल रहा है चुनावी दौर, और हम मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो वो यूनिक नंबर क्या है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल। आप एक पन्ना दीजिए मुझे जी। जैसे अगर आप फर्ज करें कि ये जो पन्ना है ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का, मान लीजिए यही है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो एसबीआई जारी करता है, और उसको कहा गया था कि आप जारी करेंगे इसे साल में 4 बार, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और फिर दिसंबर में, अक्टूबर में। तो ये 4 दफे आप जारी करेंगे और आपका काम है कि इसे जारी करेंगे, जिसको भी आप देंगे ये इलेक्टोरल बॉन्ड वो किसी भी राजनीतिक दल को देगा, देने वाले का नाम पता नहीं रहेगा, प्राप्त करने वाले का नाम पता नहीं रहेगा। सामान्य आदमी के लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा सिवाय पैसे के। वो 4 डिनोमिनेशंस के आते, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, 5 डिनोमिनेशन के, और ये दे देना है आपको। इस पे न प्राप्तकर्ता का नाम है न देने वाले का नाम है, बस ये प्रोमिसरी नोट की तरह आप खरीदिए और आप दे दीजिए। पर लोगों ने खरीदा और दिया भी, पर इससे तो साबित नहीं होता है कि कौन सा दल कितना पा रहा है। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारे देश में, जानकारी का अधिकार एक हमारे आपके जैसे आम सिटीजन को है। हम जिसे वोट करने जा रहे हैं वो किस किस कंपनियों से कितना पैसा प्राप्त कर रहा है और क्या उसकी नीतियां उन कंपनियों के लिए बनाई जाएंगी, ये प्राप्त करने का अधिकार, ये जानने का अधिकार मुझे वोट देने से पहले है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ जाता है। इस तरह के मामले तो सुप्रीम कोर्ट में आ ही गए थे। जो बात नहीं बताई जा रही थी वो थी कि यूनिक नंबर जो है इसके अंदर है, और वो यूनिक नंबर जो है वही तय कर देगा कि उधर लाभार्थी है और इधर देनदार है। यहां पर वो यूनिक नंबर होता है जो वाटर मार्क की तरह छपा होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ही, और यहां वो मेंशन होता है। और अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज से देखेंगे, टॉर्च मिलती है कहीं भी बाजार में आप खरीद सकते हैं, तो आपको यहाँ एक नंबर दिख जाता है वाटर मार्क की तरह, जैसे नोट में वाटर मार्क होता है कुछ उसी प्रकार से। अब इसके बारे में ही आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सारे यूनिक नंबर जो है यहाँ, जो वैसे सीधी आंखों से तो दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो अंदर है, वो सारे उपलब्ध कराइए ताकि ये पता लग जाए कि ये जो बॉन्ड है ये देने वाली कंपनी और लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कौन है। और देखिए शुरुआत से एसबीआई ये कहती रही कि हमें तो पता नहीं है जी, लेकिन डीएम के आगे आई और उसने बता दिया। उसने आगे कह दिया कि हमें वो जो लॉटरी वाले हैं उनके जरिए इतना हमें मिला है। कुछ और भी कंपनियां पार्टियां आई, उन्होंने बता दिया। तो जब पार्टियां कह रही हैं हमें पता है हमें कौन देने वाला है, आप एसबीआई हैं, आप बीच में वाहक बने हैं, आपको पता ही नहीं है। तो डांट डपट के बाद अब वो तैयार हो गए हैं। उनके वकील साहब बहुत बड़े वकील साहब रखे थे, साल्वे साहब, हाँ हरी साल्वे साहब, लंदन से ही वो अपीयर हो रहे थे,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और आप जानते हैं कि उनको हायर करने का मतलब बेइंतहा पैसा एक अपीयरेंस के सोच भी नहीं सकता है कोई व्यक्ति। ऐसे बड़े लॉयर को हायर करके लाया गया था। मुकुल रोहतगी भी खड़े हो गए थे आज कोर्ट में, कह रहे थे कि हमें कुछ बोलना है। चीफ जस्टिस ने बड़ा तेज उन्हें झिड़क दिया और कहा कि ये क्या बात हुई, जब फैसला हो चुका है तो आप क्या कहने आए हैं। वो सरकार की तरफ से नॉर्मली अपीयर होते हैं मुकुल रोहतगी साहब, और वो उनको कहा कि आप अभी आ रहे हैं तो फिर मैं जूनियर लॉयर्स जो आते हैं उनको क्या कहूंगा कि कोई भी आ सकता है, किसी फैसले के बाद कोई मेंशनिंग हो रही है, ये संभव है क्या, आप कैसे आ गए। और एकदम मना किया। मुकुल रोहतगी साहब भी बहुत बड़े नाम है वकीलों की दुनिया के, और वो भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, आप जानते हैं। तो ऐसे ऐसे आज प्रतिमान स्थापित इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए हैं। जाहिर है कि इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा दल कितना लाभान्वित हुआ है, और सभी दल, ऐसा नहीं है कि कोई एक दल की बात हो रही है, सभी दल लाभार्थी है। बहुत छोटे छोटे दल जिन्होंने अभी तक सत्ता का मुंह नहीं देखा है, वैसे दल भी लाभार्थी है। आश्चर्य होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए एलाइज जो है उनके, वो सब्सटैंशियल सबसे बड़ा सम उन्हीं को गया है। अब ये प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न है जो सामने सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया। दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब यहां के बाद अदालतों की भूमिका खत्म हो जाती है। आप पूछ रहे थे असर क्या होगा। अदालतें यहां के बाद उनकी भूमिका खत्म हो जाती है। अब भूमिका जो शुरू होती है जनता की अदालत, वो जनता की अदालत। और यहां के बाद क्या भ्रष्टाचार, क्या इस तरह की बातें जो कि पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ी हुई हैं, क्या ये चुनाव में मुद्दा बनेंगी। और अगर बनेंगी तो जाहिर है असर होगा, अगर नहीं बनेंगी तो नहीं असर होगा। ज्यादा मिला या उससे थोड़ा कम मिला, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस पार्टी को भी अगर बराबर का चंदा मिल जाता तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी हम उसी स्टेज पर खड़ा कर पाते जहां पे भारतीय जनता पार्टी को आज खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में भी है और उसको पॉलिटिकल फंडिंग भी मिल रही है। दो सवाल अलग अलग हो गए कि भारतीय जनता पार्टी जो फंडिंग ले रही है उसे क्या आप गलत कहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी जोर जबरदस्ती करके या कोई और हथकंडा अपना के उस चीज को ऐंठ रही है, जो जिस तरह का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। हम नहीं जानते क्या है सच, लेकिन वो दो चीजें अलग अलग है। एक तो आपको फंडिंग मिल रही है, सबको फंडिंग मिल रही है, राज्य सरकारें हैं। दूसरे नंबर पर बड़ी हैरानी की बात है कि तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है, मतलब कांग्रेस से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है। उनके राज्य में सत्ता है, तो क्या उनको जो फंडिंग कर रहा है वो किसी प्रेशर में कर रहा है क्या, ये सवाल तो खड़ा होता है। देखिए, एक उदाहरण है कि वो जो लॉटरी वाली कंपनी है जो सबसे बड़ी दाता है, डोनर सबसे बड़ी है, बिल्कुल, तो उसने डीएमके को पैसे दिए। डीएमके ने खुद आकर के इस बात को कबूला कि हमें इनसे सबसे ज्यादा पैसे मिले। वो ऑपरेट कहां करती है? वो ऑपरेट करती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही वो ऑपरेट करती है, केरल में ऑपरेट करती है, तमिलनाडु में ऑपरेट करती है, लेकिन उसका जो मुख्य बेस है वो तमिलनाडु में है। वो सिक्किम और इधर उधर भी ऑपरेट करती है। तो आधे पैसे उसने तमिलनाडु की उस पार्टी को दिए जिसकी सरकार थी। वो करीब 1300 करोड़ से ज्यादा रुपए उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिए हैं, 1300 करोड़ से ज्यादा। उसमें से 500-550 करोड़ उसने डीएमके को दिए। रेस्ट उसके जहां जहां बिजनेस थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो या दूसरे राज्यों में हो, जाहिर है कि उन राज्यों में जिनकी भी सत्ता थी तो उसको दिया। आप ये देखिए कि ये तो बड़ा सीधा है ना लेन देन। हमें अपना काम करने दीजिए और हम आपको पैसे दे रहे हैं। उस कंपनी का प्रॉफिट जितना है उससे 6-7 गुना ज्यादा तो उन्होंने चुनावी चंदा दे दिया। अब आप बताइए, यानी कि वो पैसे टैक्स की चोरी भी कर रहे थे साथ साथ, क्योंकि उनके पास पैसे थे, वो दिखा नहीं रहे थे कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल, प्रॉफिट थोड़ा दिखा रहे हैं और ज्यादा पैसे पार्टीज को दे रहे हैं। ये तो बड़ा ब्लेटेंट है, ये तो बड़ा ब्लेटेंट है। कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कि एक तरफ ईडी की रेड्स हो रही हैं, दूसरी तरफ वो चुनावी चंदा, बॉन्ड्स खरीद रहा है वो कंपनी, वो दिया जा रहा है, बीजेपी को दिया जा रहा है। इस तरह की बातें अखबारों में आ चुकी हैं। तो जाहिर है कि ये एक ऐसी बात को स्टैब्लिश करता है जो कि
पॉलिटिकल करप्शन से जाके जुड़ती है। पहली बात, जो कानून आया था, कानून जब आया था 2017 के बजट में, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, वो उस वक्त, अब तो हमारे बीच नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसको, उसकी सफाई होनी बहुत जरूरी है और उसको एक संस्थागत रूप देना बहुत जरूरी है कि कैसे राजनीतिक दल को पैसा मिले। सबको मिलता है चुनावी चंदा, राजनीतिक चंदा, लेकिन लोगों को पता हो कि पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, इस पॉलिटिकल फंडिंग में सब कुछ क्लीन है, लोगों को पता हो कि राजनीतिक दल ऐसे ही नहीं चलते हैं, एक एक कार्यक्रम कराने में करोड़ों के खर्च आते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है कि उसके लिए रोड शो हो रहे हैं, रोड शो, तो पैसे जो खर्च होते हैं वो कहीं से तो जाते हैं, तो वो जनता को पता हो, ये जरूरी है। तो उन्होंने ये 2017-18 के बजट में डाला और बजट में डालने के बाद 18 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। 17 की बजट से लेकर 18 की जनवरी जब ये लागू हुआ, 2018 की जनवरी में कई कानून बदले गए। इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआर। अब एफसीआर बदलने के पीछे मंशा थी कि विदेशी कंपनियां भी पॉलिटिकल पार्टी को सीधा दे सकती हैं, वो बदला गया। इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951, उस एक्ट को भी चेंज किया गया, संशोधन लाया गया, कई तमाम एक्ट्स बदले गए और तब जाकर के ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को सामने लाया गया। मंशा क्या थी कि पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक दलों को जो पैसे मिलते हैं उसको साफ सुथरा करना है। तो क्या यही साफ सुथरा हुआ? और साफ सुथरा उन्होंने तो जिस मंशा के साथ, अब तो खैर है नहीं, हो सकता है उनकी मंशा कुछ और रही हो, उन्होंने जिस मंशा के साथ कि साफ सफाई हो और जनता को भी थोड़ा सा पारदर्शिता मिले, उन्हीं की सरकार के प्रतिनिधि जाकर कोर्ट में ये कह रहे हैं उसके बाद कि जनता को ये जानने का कोई हक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से पैसा मिल रहा है। हालांकि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, लेकिन ऐसे तर्क उस सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन में ये बात तो नहीं है। एक और बात मुझे, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन में तो है कि भाई ये सब तो पब्लिक स्पेस की नॉलेज है ना, ये देनी पड़ेगी आपको, लेकिन मना किया जा रहा है। आज एक और बात थी जो दुखद थी, वो ये थी कि साल्वे साहब ने कोर्ट को कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वो सब सही है और सारी जानकारियां देनी है, और ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि एसबीआई और सरकार जो है वो गुमराह नहीं करना चाहती है कोर्ट को, एकदम सही है और ये मानता हूं। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें कही जा रही है और सोशल मीडिया पे जो बातें कही जा रही है उसको रोकने के लिए आप ऑर्डर पास कर दीजिए। फर्ज करें अगर वो ऑर्डर पास हो गया होता तो हम और आप अभी ये बात नहीं कर रहे होते। ये, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही उम्दा तरीके से ये बात कही कि देखिए हमारे कंधे इतने चौड़े हैं कि हम किसी भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बारे में भी चर्चा होती है सोशल मीडिया पर, बिल्कुल, और लेकिन हमारा काम कानून को लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्ट सीजीआई को लेकर बातें होती। आप कितनी बड़ी बात और उम्दा बात उन्होंने कही कि हमारे कंधे इतने चौड़े हैं कि हम कोई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक हम कानून को लागू करने से जुड़े कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करते रहे। सुप्रीम कोर्ट और क्या करता है, वो तो कि भाई जो कानून पारित हुआ है वो उचित कानून है और उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, वो कानून का पहले वो आकलन करता है और उसके बाद फिर अगर वो सब कुछ सही है तो उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर वो फैसले देता है। तो आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए होता क्या है हिमांशु, कि कभी भी भ्रष्टाचार उस तरह से भारतीय राजनीति में मुद्दा नहीं बन पाता है। एक उदाहरण सब लोग कोट करते हैं और वही एक उदाहरण है 1989 बोफोर्स के मुद्दे को वीपी सिंह ने उठाया और हर जगह जब वो जाते थे तो अब हम लोगों ने तो सुना है, हम लोग तो स्कूल में हुआ करते थे उस जमाने में, तो कि वो पर्ची निकाला करते थे और पर्ची निकाल के कहते थे कि देखिए बोफोर्स का पैसा कहाँ जमा है मुझे पता है, सरकार में आने दो सारा पैसा हम बता देंगे। हर पब्लिक मीटिंग्स में वो निकाल लेते थे कागज, हालांकि वो हुआ नहीं कहाँ पर है। और मामला वो मिशेल, वो कौन है जो इटालियन नाम है बोल रहा हूँ, वो सब मामला अभी तक चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि उस वक्त बोफोर्स का मामला पॉलिटिकल करप्शन से जुड़ा
और पॉलिटिकल करप्शन एक इशू बना। उसके बाद एक थोड़ी सी खुशबू कह लीजिए वो आई 2014 में, जब यूपीए बना, एनडीए हुआ, और उस वक्त ये हुआ कि भाई लोकपाल बनाओ, और ये अरविंद केजरीवाल ने वो मूवमेंट लीड किया था। पर देखिए उसके बाद से कुछ निकला ही नहीं उस वाले मामले में। मतलब उसमें मुझे याद है 2G था, 3G था, आदर्श घोटाला था, कोल स्कैम था, कॉमनवेल्थ, इतने साल बीत गए, न कोई गिरफ्तारी, न कोई सजा, न कोई दंड। मतलब पता नहीं वो कहाँ चला गया वो सारा मामला जो उस वक्त उठा करता था, दामाद जी, वो समझ में ही नहीं आया कि वो। तो कभी भी मुझे बहुत असरदार तरीके से करप्शन एज एन इश्यू नहीं बनता दिखाई पड़ा है। और यहीं पर जो लोग हैं, वोटर हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है उसके बाद लोग जो होते हैं वो वोटर बन जाते हैं। जैसे चुनाव आयोग सारी संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले लेती है, व्यक्ति जो होता है वो वोटर हो जाता है। तो वोटर के दिमाग में ये बात घर करती है कि नहीं करती है, क्या वो इस आधार पे वोट करेगा नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी परीक्षा है उसकी। और अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है कि वो नहीं करता है। जाति और धर्म और लाभ, ये जो एक बात होती है ना, ये उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और मैं चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था तो मैं पा रहा था कि पहले जो चुनाव हुए थे उसमें जो वोटर्स थे हमारे देश में, उनकी संख्या पूरी आबादी की बहुत ही थोड़ी थी। मतलब ये कि आप ये समझ लें कि बताया गया कि 2 करोड़ या 5 करोड़ इस तरह से थे, लेकिन आज की तारीख में इट इज 96.8 करोड़, 140 करोड़ की अगर आबादी है हमारी, तो आप ये समझ लीजिए कि इतना जबरदस्त वोट बैंक हमारे पास, वोट संख्या है। क्या वो तय नहीं कर सकता है, वो मुस्तकबिल तय कर सकता है इस देश का। लेकिन अगर जाति धर्म और इस तरह के मामलों में वो उलझ जाता है तो फिर जाहिर है कि ये बॉन्ड जो है ये जेम्स बॉन्ड हो जाएगा। आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि कोई पार्टी कितना पैसा ले रही है और वो इसके लिए जाकर वोट करे? मतलब क्यों, कैसे, मतलब क्या कोई तर्क नजर आता है? क्योंकि आम आदमी को अपना परिवार, अपना घर, अपना रोजी रोटी, नॉर्मल आदमी को, आम आदमी को तो यही सब कुछ देखना है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां उसके बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, उनके घर की महिलाएं जो है अच्छे एनवायरनमेंट पे बाहर निकल सकें, कोई क्राइम रेट कम हो, तो ये सब उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड से कौन पैसे ले रहा है, कितने ले रहा है, इस बात से राजनीतिक दलों को फर्क पड़ सकता है, पत्रकारों को फर्क पड़ सकता है, या फिर एक्टिविस्ट है उनको फर्क पड़ सकता है कि देखिए इस तरह की चीजें चल रही है। आम आदमी को मेरे नजरिए से उतना फर्क नहीं पड़ता है कि, और मैं तो यहां तक कहूंगा, हालांकि मैं दर्शकों के विवेक पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, क्या था। हाँ देखिए, लोकतंत्र का जो एवोल्यूशन है ना, डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहा गया है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो शासन गवर्नेंस की सबसे बेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल फॉर्म्स हैं उसमें बेस्ट है, जिसमें कि जनता के पास अधिकार है कि अपने वोट के जरिए वो सरकार चुने। जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होगी वैसे वैसे उसके मुद्दे बदलते चले जाएंगे। जिन मुद्दों की आपने बात की, आजादी से लेकर के अभी तक तो यही सब मुद्दे हावी है ना। मेरी रोटी कहाँ से आती है, मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ने जाता है, मेरी स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, देने वाला जो मुझे पैसे दे रहा है वो पैसे कहाँ से ला रहा है, उस बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। अभी तक तो यही रही है। लेकिन आप जब इतने बड़े फैसलों की बात करते हैं तो एक दिन की बात नहीं करते हैं या एक कालखंड की बात नहीं करते हैं। हमारे लोकतंत्र को अगर इस तरह से मैच्योर करना है जिसमें कि हम पूरी दुनिया की वाहवाही पाए, जैसे कि आज के लोग में कहते भी हैं कि हमारे यहाँ देखिए कितना बड़ा लोकतंत्र है, इट इंक्लूड्स 2-3 कॉन्टिनेंट्स। वोटर्स जो है 2-3 कॉन्टिनेंट मिला करके इतने वोटर होते हैं जितना कि एक साथ ही कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, और 2-3 कॉन्टिनेंट मिला लीजिए तो अकेले भारत में वोटर होते हैं। तो हम मैच्योर कर रहे हैं जब डेमोक्रेसी, और वो दिन आएगा। देखिए अमेरिका में जो वोटिंग होती है वहां फॉरेन पॉलिसी चुनावी मुद्दा होता है। कल्पना कीजिए कि विदेश नीति जो होती है वो वहां की सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दे के तौर पर होती है।
तो देखिए वहां की डेमोक्रेसी मैच्योर करके कहाँ चली गई है, हमारी डेमोक्रेसी भी मैच्योर करेगी। वो हो सकता है इस बार मुद्दा बन जाए पॉलिटिकल करप्शन का, हो सकता है ना बने, हो सकता है आगे बने जा करके, हो सकता है कि आज जो बच जाए कल को उनको इसका जवाब देना पड़े। पर ये बात तो सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्टैंड पर हमारी पूरी पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी को लाकर के खड़ा कर दिया है, वहां पर हर आदमी को अपना वोट तय करने के लिए एक एक्सटर्नल इशू भी मिला। अब वो कैसे तय करता है? देखिए धीरे धीरे युवा वोटर्स की संख्या, बताया जाता है कि जब पहले चुनाव हुए थे देश में तो पूरी आबादी का 1/4 जो है वो ही वोटर था। वोट कार्ड नहीं बना होगा या कार्ड की सिस्टम उसमें हुआ नहीं करती थी, कुछ और बच्चे ज्यादा रहे। आज की तारीख में वो बढ़ करके 6 गुना हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो पूरी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 6ठा हिस्सा वोटर है, यानी कि केवल 4 हिस्से हैं जो वोटर नहीं है आज की तारीख में। और पहले जो थे वो केवल 25% ही वोटर थे। मुख्य चुनाव आयोग ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अप्रैल तक जो लोग 18 क्रॉस कर जाएंगे उनको भी इंक्लूड किया गया, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए। और आपने इन चीजों को पाया, कितना ज्यादा वोटर संख्या हमारे यहाँ है और उन्हें तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं। चुनाव आयोग बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2019 में चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड का। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने लिख करके हलफनामा दिया था कोर्ट में और कहा था कि देखिए इससे ट्रांसपेरेंसी प्रभावित होती है और ट्रांसपेरेंसी अगर प्रभावित हो रही है तो फिर ये सही नहीं है। उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सबका ध्यान जा रहा है कि अरे चुनाव आयोग ने भी कहा था इस बात को। हर बार चुनाव आयोग जो है वो गलत नहीं होता है, पर ये जनता पर छोड़िए कि कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो उनके विवेक पर छोड़ा जाए। लेकिन ये फैसला जो है एक मील का पत्थर है भारतीय लोकतंत्र में, इतना माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर अच्छे लोग अपनी लिमिट में और बिना किसी कि हमको इसके बदले कुछ चाहिए, अगर किसी को डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस पर मुझे नहीं लगता है किसी राजनीतिक दल जो विपक्षी हो उनको भी तकलीफ होगी। लेकिन आप उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे जो चेहरा छुपाए हुए हैं, क्या आपने ईडी की रेड करवाई या कुछ भी करवाया और उसके बाद आप जो है दूसरे बैक हैंड से पैसे ले रहे हैं, या फिर आपने कुछ गलत आप सोच रहे हैं उसके लिए आप पैसे दे रहे हैं और फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ आपको योजनाओं में अपने भागीदारी चाहिए, तो ये चीजें हमेशा क्वेश्चनेबल रहेंगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर ये सवाल उठकर सामने आए हैं तो जनता को भी तय करना पड़ेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है। ईमानदार व्यक्ति अगर पैसा दे रहा है तो बिल्कुल उस पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, वो आपके विवेक पर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। फिलहाल के लिए जो जानकारी है वो सामने आ रही है, और भी जानकारियां इस हफ्ते के अंत तक सामने आ जाएंगी। देखते हैं उसको लेकर ताजा अपडेट आपको न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ।